नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर भैया जी में। आज हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होगा। वैधानिक प्रधान, ना कि वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान में प्रधानमंत्री महोदय आ जाते हैं और वैधानिक प्रधान में राष्ट्रपति महोदय। अब आते हैं अनुच्छेद 53 की ओर। अनुच्छेद 53 के अंदर राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। आमतौर पर संविधान के अनुसार जितनी भी राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसका व्यवहारिक प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की सलाह के अनुसार कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है। अब आते हैं अनुच्छेद 54 की ओर। यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है निर्वाचन आयोग, और इसमें मत कौन देते हैं? वो देते हैं निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं ये समझ लीजिए। निर्वाचित सदस्य में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और है, विधान परिषद। यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य नहीं दे सकते हैं अपना वोट, क्योंकि विधान परिषद अभी पूरे देश में लागू नहीं है, अभी तक 7 राज्यों के अंदर लागू है, इसलिए। और यहाँ पे एक चीज और, जब कोई राष्ट्रपति होता है तो अपने कार्यकाल के अंदर राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। मगर यहाँ पर अगर कोई राष्ट्रपति दोबारा पुनः राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है तो ये लोग तो ऑफिशियली उसी को वोट देंगे जिसने इसे मनोनीत करा है। तो यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने एक चीज और दे रखी है, ना विधान परिषद वाले वोट देंगे और ना जो मनोनीत किए गए सदस्य हैं वो भी वोट नहीं देंगे। यहाँ सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकते हैं। और एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो गुप्त रूप से होता है और अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। हम जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा का, वो होता है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। जैसे हम सीधे जाके वोट दे देते हैं कि इस बार हमें योगी जी की सरकार बनानी है, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनानी है, यहाँ खुल के और प्रत्यक्ष विधि से चुनाव होते हैं। मगर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तो आगे आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ये एक एक करके सारा समझते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है उसके अंदर एकल संक्रमणीय प्रणाली और एक और है, उसको कहते हैं अनुपातिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अनुपातिक प्रणाली का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ए, बी और सी। जैसे हमारे ग्राम पंचायत से लेके सब तरीका के चुनाव होते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ एक प्रत्याशी को ही वोट दे सकते हैं। मगर राष्ट्रपति के अंदर ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के अंदर ऐसा होता है कि हमें सबको वोट करना होता है। जैसे हमें बी पसंद है, सबसे ज़्यादा बी पसंद है, क्योंकि हम अपनों सबसे ज़्यादा हम बी को पसंद करते हैं। हमने बी को 1 नंबर पे वोट दिया। उसके बाद हमें ए को वोट देना है तो हमने ए को 3 नंबर पे दे दिया कि हमें सबसे ज़्यादा कम पसंद है, और बीच वाला सी हाँ लगभग ठीक है, तो हमने इसे 2 नंबर पे वोट दे दिया। तो ऐसे ही जो होता है ये होता है अनुपातिक प्रणाली। इसके 3 चरण होते हैं। वैसे 3 चरण तक जा नहीं पाता, पहली चरण में सब कुछ मामला निपट जाता है। इसीलिए देखते हैं कि हमारे चुनाव हम तो करवाते हैं लोकसभा के, मगर राष्ट्रपति के चुनाव होते नहीं है, गुप्त रूप से होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमें तो सीधे राष्ट्रपति पता चल जाता है कि राष्ट्रपति कौन होता है। अब आते हैं अनुच्छेद 56 के अंदर। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति के पद का विवरण दिया गया, पदावधि, कि राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी होती है। राष्ट्रपति की जो पद की अवधि होती है वो स्टार्ट होती है कब से? जब से राष्ट्रपति शपथ लेता है उस दिन से 5 वर्ष।
मगर इसमें एक पॉइंट और है कि इन 5 वर्षों के अंदर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से चाहे तो त्याग पत्र देकर पद को रिक्त कर सकता है, और अगर वो संविधान के द्वारा बनाई हुई विधियों का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है तो संसद, चाहे वो लोकसभा का सदन हो या राज्यसभा का सदन हो, ये महाभियोग लाके राष्ट्रपति को पद से रिक्त कर सकते हैं। उसको हम पूरी जानकारी महाभियोग वाले अनुच्छेद 61 के अंदर बताते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति की जैसे यूएस हो गया, यूएस के अंदर एक राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, मगर हमारे यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 3 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी कोई तय सीमा नहीं है। मगर अभी तक सिर्फ भारत के अंदर एक ही राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति बन पाया, वरना ये अवसर और किसी को प्राप्त नहीं हो पाया है। इसलिए जो व्यक्ति राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति रह चुका है वो दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हो सकता है और दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 58 के अनुसार 58 के अंदर, इसके अंदर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है, वो बताते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मतलब नॉमिनेशन के दिन अगर 35 वर्ष में एक दिन भी कम है तो उसका अधिकारी नहीं है, उसके लिए पूरी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो पर्चा भरते वक्त। और तीसरा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंदर किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। लाभ के पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी इत्यादि। मंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। और चौथा है संसद का कोई भी सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसके अंदर सदस्य ना हो। अगर सदस्य होता है तो शपथ वाले दिन से संसद के सदन के पद से वो रिक्त समझा जाएगा, उस दिन से जिस दिन से वो राष्ट्रपति के पद की शपथ लेता है, यानी सदन का सदस्य ना हो। और पांचवी योग्यता कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने लायक हो, मतलब विधायक या संसद यानी सांसद बनने के लायक हो, संसद के सदन का सदस्य बनने लायक हो। मैं यहाँ पे तो लगभग ये 4-5 योग्यता हर व्यक्ति कर लेता है, ये तो लगभग ज़्यादातर लोगों के पास होती है। मैं हर कोई राष्ट्रपति पद का तब भी उम्मीदवार नहीं हो सकता। अगर यही 5 चाहिए तो भाई एक राष्ट्रपति पद के लिए लाखों फॉर्म डाल दिए जाएंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग में नॉमिनेशन भरने से पहले 50 संसद सदस्य जो निर्वाचित हों वो अनुमोदक के रूप में और 50 निर्वाचित सदस्य प्रस्तावक के रूप में होना जरूरी है। मतलब 50 सांसद जो निर्वाचित सदस्य पहले से हैं वो अनुमोदक के रूप में, और 50 और निर्वाचित सदस्य तुम्हारे प्रस्तावक के रूप में है, जो एक आम आदमी के लिए असंभव हो जाता है, जो सिर्फ बड़े बड़े राजनीतिक के पास ही होती है। इसीलिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बहुत कम होते हैं। अब आ जाते हैं अगले अनुच्छेद के ऊपर, राष्ट्रपति पद की शर्तें। शर्तें वही हैं, किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, राष्ट्रपति बने, संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो, सदन का सदस्य ना हो। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें दी गई हुई हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तें ये हैं कि पहली बात तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी के भी लाभ के पद पे कार्यरत ना हो।
और दूसरा ये लोकसभा राज्यसभा इन दोनों सदनों के अंदर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी सदन का सदस्य है तो फिर जिस दिन से वो राष्ट्रपति पद की सदस्य यानी शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से उस पद को रिक्त समझा जाएगा। मतलब वो जिस दिन शपथ लेगा उस दिन अगर सदस्य है लोकसभा या राज्यसभा का तो उस दिन वो पद उसका छूट जाएगा, दोनों में से एक पद उसके पास रहेगा। तो अब आती है शपथ की बारी। तो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 60 के अंदर। राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कि हाँ अब सब काम हो गए, राष्ट्रपति तुम बन गए, अब तुम राष्ट्रपति पद की शपथ लो। राष्ट्रपति पद की शपथ जो होती है राष्ट्रपति महोदय लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश नहीं अनुपस्थित होते हैं तो उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे वरिष्ठतम या ज्येष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनको अवसर प्रदान किया जाता है कि आप राष्ट्रपति महोदय की शपथ दिलवाइए। तो अब आते हैं हम अनुच्छेद 61 के अंदर। 61 के अंदर होता है महाभियोग। जैसे कोई राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य ना करके संविधान की जो विधियां हैं उनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। जैसे भाई हम तो गए राष्ट्रपति बन, अब तो भाई सारी पावर हमारे हाथ में है, जो नियम कायदे हम कोई नहीं मानते, सिर्फ अपनी चलाएंगे। तो उस समय में संसद के दोनों सदन चाहे वो लोकसभा हो या वो राज्यसभा हो वो अपने कुल निर्वाचित सदस्यों के 1/4 मत लाके महाभियोग चला सकते हैं। मगर महाभियोग चलाने के 14 दिन पूर्व वो राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देनी पड़ती है। चाहे वो 14 दिनों के अंदर राष्ट्रपति खुद अपना त्यागपत्र दे के राष्ट्रपति का पद खाली कर सकता है, वरना महाभियोग 1/4 मत के अनुसार चलाया जा सकता है। लोकसभा में महाभियोग चलाएगा राष्ट्रपति के खिलाफ, यहाँ से लोकसभा से महाभियोग पास करके राज्यसभा में भेज दिया गया। अब राज्यसभा दोबारा से उस राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनका दोबारा से अधिवेशन करती है और यहाँ पे राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया जाता है कि वो अपने पक्ष के अंदर कुछ बोल सकता है। अगर जैसे लोकसभा ने महाभियोग चला के प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा में भेज दिया और राज्यसभा जो होती है वो राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों का अधिवेशन करती है और राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। अगर यहाँ पर भी वो सारे आरोप सही पाए जाते हैं और 2/3 मत के अनुसार महाभियोग पारित कर दिया जाता है तो जिस दिन महाभियोग पारित किया जाएगा उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा और ऐसे में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। अब हम सारे एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देते हैं। अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति के पद की व्याख्या है। 53 कार्यशक्ति, 54 निर्वाचन, 55 निर्वाचन की नीति, 56 पदाविधि, 57 पुनः निर्वाचन, 58 योग्यता, 59 शर्तें, 60 शपथ और 61 महाभियोग। आशा करते हैं कि राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद आपको समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका सुझाव है तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो और आगे हमें कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है आप ये भी सुझाव हमें दे सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाइए जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।